स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हम क्लास 12 का पाठ नंबर 11 करेंगे, विद्रोही और राज। 1857 की क्रांति के बारे में ये पाठ है। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, 1857 की क्रांति में किन किन लोगों ने भाग लिया, 1857 की क्रांति किन कारणों से हुई, 1857 की क्रांति में किस तरह से आम जनता ने भी भाग लिया, कैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों में एकता स्थापित करने की कोशिश की गई और अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। 1857 की क्रांति के बारे में हम और सीखेंगे कि ये क्रांति क्यों सफल नहीं हो पाई, क्यों आखिरकार अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया। इस पाठ में हम इसके अलावा हम इस पाठ में देखेंगे कि क्रांति के बारे में अंग्रेजी अखबारों ने क्या लिखा, क्या छापा, और हमारे देश के साहित्यकारों ने क्रांति के बारे में क्या लिखा, क्रांतिकारी खुद के बारे में क्या सोचते थे, और क्रांतिकारी ब्रिटिश राज के खिलाफ क्यों हथियार लेकर खड़े हो गए। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो हम देखते हैं कि अफवाहें और भविष्यवाणियां फैली और लोगों ने उन पर बड़ी आसानी से विश्वास कर लिया, जो क्रांति का भी कारण बना। अगला हमारा क्वेश्चन है बेटा कि कौन वो लोग थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। आखिरकार सिपाहियों ने सबसे पहले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता बनाने के लिए राजी कर लिया। बहादुर शाह जफर जो उस समय बड़े बुजुर्ग हो चुके थे, 80 साल के लगभग उनकी उम्र थी, लेकिन जब सिपाहियों को उन्होंने देखा कि बिना किसी दरबारी शिष्टाचार के वो लाल किले में आ गए हैं, तो उन्होंने उनकी बात को स्वीकार कर लिया और आगे फिर 1857 की क्रांति बहादुर शाह जफर द्वितीय के नाम से ही लड़ी गई। पहला दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय नेता हुए, जिनके नाम पर आगे सभी शहरों में ये लड़ाई लड़ी गई। दूसरा पॉइंट इसमें आप याद रखेंगे, झांसी की रानी नेता के रूप में शामिल हुई, क्योंकि उनका जो राज्य था वो अंग्रेजों ने हड़प लिया था। कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे नाना साहब, वो भी ये बात मानने के लिए तैयार हो गए कि अंग्रेजों ने बहुत बुरे काम किए हैं, उनके राज्यों को हड़प लिया है, जनता का शोषण किया है, और वो कानपुर से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब, तात्या टोपे जो उनके सेनापति हुए बाद में। इसके अलावा बिहार के आरा नाम के एक स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह भी विद्रोह में शामिल हुए। अवध में नवाब वाजिद अली शाह बड़े लोकप्रिय शासक थे, लेकिन 1856 में अवध को भी अंग्रेजों ने हड़प लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो उनकी बेगम हजरत महल ने वहां एक नेता के रूप में अपना नेतृत्व दिया और 1857 की क्रांति में वो शामिल हो गई। तो क्या हम ये मान लें कि सभी के सभी राजा या नवाब या दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति ही नेतृत्व कर रहे थे? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि सिर्फ दरबार से जुड़े हुए लोग ही या राजा ही या रानी ही विद्रोह में नेतृत्व नहीं कर रहे थे। हमें कुछ और उदाहरण मिलते हैं, जैसे शाहमल, ये बड़ौद परगना के थे उत्तर प्रदेश में, और इनका जो परिवार था एक संपन्न परिवार था, 84 गांव में फैला हुआ था, और इन्होंने बड़ौद में क्रांति का नेतृत्व किया। वहां टेलीग्राफ की लाइनें काट दी गई, सड़कें खोद दी गई ताकि अंग्रेजी सेना न आ सके, अंग्रेजों के बंगलों पर कब्जा कर लिया गया, उनकी संपत्ति को जला दिया गया, और शाहमल ने वहां दिल्ली जाने वाले सिपाहियों के लिए रसद की व्यवस्था भी की, मतलब भोजन की व्यवस्था भी की। इसके अलावा मेरठ से भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि कोई फकीर हाथी पे बैठा हुआ देखा गया है, जिससे सिपाही मिलने के लिए बार बार जा रहे हैं।
तो इन दो उदाहरणों के अलावा और भी कई उदाहरण हैं जिससे हमें पता चलता है कि सिर्फ दरबार से जुड़े हुए राजा या रानी ही विद्रोह का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, कुछ और भी लोग विद्रोह का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें शामिल बड़ौद से लखनऊ में मेरठ में हाथी पर बैठे हुए एक फकीर, और लखनऊ में बहुत सारे धार्मिक नेता ऐसे उभर आए थे जो क्रांति में आगे हिस्सा ले रहे थे, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है सिंहभूम, वहाँ एक आदिवासी काश्तकार थे गोनू, जिन्होंने कोल आदिवासियों को विद्रोह में शामिल होने के लिए, क्रांति में शामिल होने के लिए मनाया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसके अलावा मौलवी अहमदुल्ला शाह का नाम याद रखेंगे, इनको लोग बाग डंका शाह भी कहते थे। इन्होंने बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया और आखिर में ये लड़ते लड़ते मारे गए। इन्हें बाग डंका शाह भी कहते हैं। ये एक पालकी में चलते थे और इनके समर्थक ढोल बजाते हुए इनके साथ साथ चलते थे। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इसके अलावा लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहेब, बिहार के आरा क्षेत्र में जमींदार कुंवर सिंह, शामल आदिवासी काश्तकार गोनू और मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्हें बाग डंका शाह भी कहा जाता है, नेतृत्व किया। प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हमें क्रांति के कारण जानने होंगे। आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपके पाठ में कई जगह विद्रोह शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम क्रांति कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लड़ने वाले जितने भी लोग थे, सिपाही थे, आम जनता थे या राजा या रानी थे, वो सब के सब स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, शोषण के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो अंग्रेजों की नज़र में, उस समय की जो प्रशासन था उसकी नज़र में ये एक विद्रोह हो सकता है, लेकिन हमारे नज़रिए से ये एक क्रांति थी। तो इस क्रांति के कुछ कारण आपको बताए जाएंगे। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे। सबसे जो पहला कारण है वो अंग्रेजों ने राजाओं और नवाबों की सत्ता छीन ली थी, उनके राज्यों को बेईमानी से हड़प लिया था। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए थे। राजाओं की सत्ता को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे तरीके अपनाए, जिसमें से एक तरीका था सहायक संधि। ये सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में शुरू की गई। इसमें भारतीय राजा के साथ ये संधि की जाती थी और इसकी शर्तें ऐसी थी कि भारतीय राज्यों को पूरी तरह से अंग्रेजों का गुलाम बना दिया जाता था। कुछ शर्तें मैं बताऊंगा, सहायक संधि के बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग याद रखेंगे। पहली शर्त ये थी कि अंग्रेज जिस भी भारतीय राजा से ये संधि करते थे उसे अपनी सेना भंग करनी पड़ती थी और अंग्रेजों की सेना अपने राज्य में रखनी पड़ती थी। दूसरा पॉइंट, इस सेना का सारा खर्चा राजा को ही उठाना पड़ता था। कितनी अजीब बात है, सेना का खर्चा राजा उठाएगा और सेना कहना मानेगी अंग्रेजों का। तीसरा पॉइंट, भारतीय राजा जो इस संधि को मानते थे वो किसी भी दूसरे भारतीय राजा के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई संबंध नहीं रख सकते, उसके लिए उन्हें अंग्रेजों की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगला पॉइंट, भारतीय राजा को अपने दरबार में एक रेजिडेंट नाम का अंग्रेज अधिकारी रखना पड़ता था, जो गवर्नर जनरल का प्रतिनिधि होता था। उसे रेजिडेंट कहते थे। वो भारतीय राजा के दरबार में रहता था और भारतीय राजा के ऊपर नजर रखता था कि वो किसी तरह से भी अंग्रेजों के खिलाफ कोई काम ना करे। लॉर्ड डलहौजी ने एक और कानून बनाया कि किसी भी भारतीय राजा की मृत्यु अगर बिना पुत्र के हो जाए तो उनके राज्य को हड़प लिया जाएगा। अवध को हड़प लिया गया 1856 में, झांसी को हड़प लिया गया 1853 में, सतारा महाराष्ट्र में 1848 में हड़प लिया गया,
और नागपुर को 1854 में हड़प लिया गया। ये एक बड़ा कारण था क्रांति का। दूसरा कारण, किसान और सिपाही अंग्रेजों के शोषण से बड़े ही परेशान थे। लगान की जो दर किसानों पर थी बहुत भारी भरकम थी, और अकाल पड़ने पर या किसी और तरह की मुसीबत में किसान की कोई मदद अंग्रेजी कंपनी, अंग्रेजों की सरकार नहीं करती थी। कर की वसूली की जाती थी बड़े सख्त तरीके से, किसानों को मारा पीटा जाता था, उन पर मुकदमे चलाए जाते थे। इसके अलावा सिपाही बड़े ही परेशान थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में जो सिपाही थे, उनके वेतन अंग्रेज सिपाहियों के या अंग्रेज अधिकारियों के मुकाबले कम थे, उनके भत्ते कम थे, उनकी सेवा की शर्तें यूरोपीय सिपाही के मुकाबले बहुत सख्त थी, जिसके कारण वो बड़े परेशान थे। एक बार अंग्रेजों ने नियम बनाया कि अगर विदेशों में भी भारतीय सेना को जाना पड़े तो भारतीय सिपाहियों को जाना पड़ेगा। इससे भारतीयों की धार्मिक भावनाओं पर बड़ा ठेस पहुंचा, क्योंकि समुद्र की यात्रा उस समय सही नहीं मानी जाती थी। 1820 के दशक के आसपास भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेज अधिकारी सही व्यवहार करते थे, लेकिन 1840 के बाद अंग्रेज अधिकारियों का व्यवहार अपमानजनक हुआ। वो भारतीय सैनिकों के साथ गाली गलौज किया करते थे, उनके साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे, जबकि 1820 के दशक के आसपास भारतीय सैनिकों के साथ उनका मेलजोल बहुत अच्छा था। इससे भारतीय सैनिकों में असंतोष पैदा हो गया और क्रांति में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक तरह से क्रांति की शुरुआत भी उन्होंने ही की। चौथा पॉइंट है समाज सुधार के बहुत सारे ऐसे काम किए जिन्हें हम भारतीय उस समय अपने समाज में हस्तक्षेप मानते थे। जैसे सती प्रथा का कानून बनाया गया, अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई, लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ये सब बहुत सारे कानून ऐसे थे जिन्हें हम भारतीय अपने समाज में हस्तक्षेप मानते थे, अपने धर्म में हस्तक्षेप मानते थे, और बहुत गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ पैदा हो गया। इसके साथ ही अंग्रेजों ने ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म का प्रचार करने की पूरी छूट दे दी, जिसके कारण हम भारतीयों के मन में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनके मन में ये बात बैठ गई कि अंग्रेज हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को बहुत ज़्यादा छूट दी गई। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। और इन सब कारणों के साथ ही बहुत सारे वे लोग जो राजाओं के, नवाबों के दरबार में काम करते थे, जब राजाओं के राज्य पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो इन दरबार में काम करने वाले ये सब लोग बेरोजगार हो गए। जब किसानों को समस्या हुई, सिपाहियों को गुस्सा आया, तो क्रांति हो गई। सबसे जो तात्कालिक कारण बना वो था चर्बी लगे कारतूस की घटना। लॉर्ड डलहौजी ने एनफील्ड नाम की राइफल सेना के आधुनिक बनाने के लिए की। इसकी कहानी हम आपको बता चुके हैं। उसमें कारतूस को भरने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। ये अफवाह फैली कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी है, और ये तात्कालिक कारण बना मेरठ में 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत का। प्यारे बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, क्या 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था? तो इसमें आप जो आंसर लिखेंगे कि सैनिक जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में, वो अपनी सेवा शर्तों से खुश नहीं थे, उनका वेतन बहुत कम था, उनके साथ यूरोपीय सिपाहियों के मुकाबले भेदभाव किया जाता था, उनके साथ उनके जो सेवा की शर्तें थी या उनका रहन सहन का जो ढंग था वो सब यूरोपीय सिपाहियों से कमतर था, और उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता था। यूरोपीय सिपाहियों को सेना में अधिकारी के पद तक जाने की छूट थी, लेकिन भारतीय सैनिकों को
किसी भी प्रकार की पदोन्नति का कोई मौका अंग्रेज नहीं देते थे। जानबूझकर अंग्रेज उन्हें समय समय पर अपमानित किया करते थे और कारतूस की चर्बी लगे कारतूस की घटना ने सिपाहियों में असंतोष बढ़ा दिया, जिसके कारण क्रांति की शुरुआत हो गई। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ जाता है, आप लोग याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अवध में विद्रोह, जो हमारा दूसरा टॉपिक है। इसमें आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अवध में ही सबसे अधिक समय तक 1857 की क्रांति क्यों चली। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि अवध का अधिग्रहण या अवध पर कब्जा आखिरकार 1856 में क्यों कर लिया गया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में ऐसा क्यों कहा कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर ही गिरेगा। तो शुरू करते हैं। लॉर्ड डलहौजी जो थे, उन्होंने 1851 में ये बात कही थी कि ये जो चेरी फल है, गिलास फल है, ये अवध के बारे में ऐसा बोलते हैं कि अवध एक दिन हमारे मुंह में आकर ही गिरेगा। और ठीक उसके 5 साल बाद ही अवध पर कब्जा कर लिया गया। क्या कारण था कि अवध पर कब्जा कर लिया गया? अवध उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र है बेटा। अवध में बड़ी उपजाऊ भूमि है, जहाँ नील और कपास की खेती बहुत बढ़िया होती है। इसके अलावा वहाँ गेहूं चावल की खेती भी बहुत बढ़िया होती है। नदियों का पानी सिंचाई के लिए उपयोग होता है और उपजाऊ भूमि होने के कारण अंग्रेजों को ये लगता था कि वो ब्रिटिश उद्योगों के लिए नील और कपास की खेती जबरदस्ती करवा पाएंगे। किसानों से नील और कपास की खेती करवा पाएंगे, जो कच्चे माल के रूप में ब्रिटिश उद्योगों में, क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो चुकी थी और वहां कच्चे माल की बड़ी जरूरत थी जो अवध से मिल सकता था। इसके अलावा दूसरा कारण ये था कि ब्रिटेन में उद्योगों में बना हुआ सूती कपड़ा बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी, जो अवध में बड़े आसानी से उपलब्ध था। इसलिए अवध का अधिग्रहण आखिरकार लॉर्ड डलहौजी ने जबरदस्ती 1856 में गलत आरोप लगाकर किया। 2 आरोप लगाए बेटा। पहला कि अवध के जो नवाब है वाजिद अली शाह, उनका प्रशासन सही नहीं है, मतलब कुप्रशासन का आरोप लगाया गया। दूसरा आरोप ये लगाया गया कि नवाब जो है वो अपनी जनता में लोकप्रिय नहीं रहे। दोनों ही आरोप बिल्कुल निराधार और गलत थे। नवाब अपनी जनता के बीच कितने लोकप्रिय थे ये हमें उस समय पता चलता है जब 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया गया और नवाब वाजिद अली शाह को पेंशन देकर कलकत्ता भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई। पूरे अवध में लोग दुख के मारे रोने लग गए। एक व्यक्ति ने, जो उस समय वहां मौजूद था, उसने लिखा है कि देह से जान जा चुकी है। देह मतलब अवध और जान मतलब नवाब वाजिद अली शाह। शहर की काया बेजान थी। सड़क, बाजार और घर कोई ऐसा नहीं था जहां नवाब के जाने का दुख ना हो। एक लोकगीत भी अवध में बड़ा मशहूर था कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लेन हो। तो अवध पर अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बड़े ही भयंकर परिणाम अवध के लिए हुए, क्योंकि नवाब के दरबार में बहुत सारे लोग थे जिनको रोजगार मिला हुआ था, जिनकी जीविका चलती थी, वो सब के सब बेरोजगार हो गए। अवध पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने अवध का शोषण शुरू किया और उसके कई तरीके उन्होंने अपना लिए। सबसे पहला तरीका उन्होंने जो अपनाया वो ये था कि 1856 में उन्होंने एक नया भू राजस्व बंदोबस्त अवध में लागू किया, जिसको बोलते हैं एक मुश्त बंदोबस्त। इसमें ताल्लुकदार को एक बिचौलिया मान लिया गया, उसको जमीन का मालिकाना हक नहीं माना गया। और जो ताल्लुकदार थे वो वैसे ही थे जैसे जमींदार।
उनके पास ठीक वैसे ही बड़ी बड़ी सेनाएं थी जैसे बंगाल के बड़े जमींदारों के पास। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थी, उनके पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके पास अपने किले थे, और यहां तक उनके पास सिपाही थे कि कई कई ताल्लुकदारों के पास 12,000 तक सिपाही भी थे। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और इन्होंने उनको राजस्व इकट्ठा करने वाला एक कर्मचारी बनाकर रख दिया। 1856 में एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया अवध में। इसके कारण बहुत ज्यादा परिवर्तन ताल्लुकदारों के जीवन में आ गया। ब्रिटिश भूराजस्व जो अधिकारी थे उनका ये मानना था कि अगर हम ताल्लुकदारों को हटा देंगे और जमीन सीधे किसान को दे देंगे तो इससे किसान को लाभ होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसान के ऊपर इतना अधिक भू राजस्व थोप दिया गया, इतना अधिक लगान लगा दिया गया कि वो ताल्लुकदार से के समय से भी बहुत ज्यादा दुखी हो गया। कई बार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा क्या हुआ, कि पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। भंग इसलिए हो गई कि ताल्लुकदारों के पास भी बहुत सारे लोग रोजगार प्राप्त करते थे जो ताल्लुकदारों के नष्ट होने के साथ ही अपनी जीविका खो बैठे। ताल्लुकदार अंग्रेजों के आने से पहले किसान का शोषण तो करते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसान की मदद भी किया करते थे। लेकिन एक मुश्त बंदोबस्त 1856 में जब लागू हो गया तो अंग्रेज ताल्लुकदार से कहीं अधिक शोषण करने वाले सिद्ध हुए, क्योंकि ताल्लुकदार बुरे समय में मदद कर दिया करता था, अंग्रेज बुरे समय में मदद नहीं किया करते थे। इसके अलावा अगर बारिश ना आए, कोई अकाल पड़ जाए या किसी तरह की और मुसीबत आ जाए और फसल ना हो, तब भी लगान में कोई माफी अंग्रेज नहीं किया करते थे, जो उनके आने से पहले ताल्लुकदार कर दिया करते थे। किसानों की बहुत तीज त्योहार पर भी बहुत ज्यादा मदद कर्जा देकर ताल्लुकदार कर दिया करते थे। तो ताल्लुकदारों की जो सत्ता नष्ट हुई, उससे पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अवध का पर कब्जा 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कर लिया, और इस तरह से हम देखते हैं कि किसान भी परेशान हुए और पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई, और इन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा बहुत सारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे वो अवध से ही आए थे। जब सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें गाली गलौज दिया गया या शारीरिक हिंसा की गई, तो वो सब बातें अवध के गांवों तक भी पहुंची और लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। ये भी कहा जाता है कि बंगाल आर्मी की पौधशाला था अवध, क्योंकि बंगाल आर्मी में बहुत अधिक संख्या में सिपाही अवध से आते थे, अवध से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते थे। कारतूसों में चर्बी का जो भय पैदा हो गया सिपाहियों में, छुट्टियां उनको नहीं मिलती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था। जब सिपाहियों की ये समस्याएं गांव में पहुंची और किसानों की जो समस्याएं थी वो सिपाहियों के पास पहुंची, तो दोनों ही बहुत ज्यादा नाराज हो गए और एक बड़ा विद्रोह खड़ा हो गया। सहायक संधि के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि अवध के साथ 1801 में सहायक संधि की गई थी। तो प्यारे बच्चों, अवध के बारे में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग ये याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्रांतिकारियों ने किस तरह से
एकता की स्थापना की, या जो लोग 1857 की क्रांति में शामिल थे किस तरह से उनमें एकता स्थापित हुई। इसका आंसर आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। ये हमारा बुक में 3.1 है, एकता की कल्पना। 1857 की क्रांति में बहुत सारी घोषणाएं जनता के लिए, विद्रोह में शामिल होने के लिए, क्रांति में शामिल होने के लिए राजाओं ने और मुस्लिम नवाबों ने भी जारी की। ये ध्यान रखा गया कि ये जो अपील जारी हो रही है जनता के नाम, इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की दोनों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। किसी तरह का कोई जाति और धर्म का भेदभाव नहीं किया जाए। तो जितनी भी अपील उसमें जारी की गई उसमें इस बात का ध्यान रखा गया। दूसरा, बहादुर शाह जफर के नाम से जितनी भी घोषणाएं जारी की गई, उन घोषणाओं में पैगंबर मोहम्मद साहब जो इस्लाम के पैगंबर हैं और महावीर जैन जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, दोनों की दुहाई देते हुए जनता को ये अपील की गई कि आप ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों के खिलाफ, उनके शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हों ताकि हम अंग्रेजों को बहुत जल्दी हिंदुस्तान से भगा दें। तीसरा पॉइंट, आंदोलन में अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच में खाई पैदा करने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। लेकिन इसका कोई भी असर हिंदू और मुस्लिमों पर नहीं हुआ। एक बार तो अंग्रेजों ने बरेली के हिंदुओं को भड़काने के लिए उनको 50,000 रुपए भी खर्च किए अंग्रेजों ने, ताकि हिंदू और मुस्लिम भड़क जाएं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, तो अंग्रेज भारत में बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका ये प्रयास भी एकदम बेकार गया। इसके अलावा पूरी क्रांति को, पूरी लड़ाई को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदायों के लिए लाभकारी, बराबर बराबर का लाभ और नुकसान के रूप में पेश किया गया। ये अपीलों में ये बताया गया कि इससे दोनों का समान लाभ और समान नुकसान है, इसलिए सभी मिलजुल कर लड़ें ताकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर किया जा सके। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के सभी लोग उस समय हिंदू और मुस्लिम मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे और वो आने की कोशिश में लगे हुए थे। इसके लिए उन्होंने जहां जहां भी, जैसे दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया सिपाहियों के द्वारा, लखनऊ पर कब्जा कर लिया गया, कानपुर पर कब्जा कर लिया गया, मेरठ पर कब्जा कर लिया गया, जहां जहां भी कब्जा किया गया वहां अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका गया और उसकी जगह अंग्रेजों के आने से पहले जो प्रशासन की व्यवस्था थी वो लागू की गई। सैनिकों के, सेनापतियों के, दरबारियों के पद बनाए गए और उन पर नियुक्तियां की गई। तो अंग्रेजों की सत्ता को, उनके प्रशासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की गई और एक वैकल्पिक सत्ता की स्थापना की कोशिश की गई, ताकि अंग्रेजों का कोई भी नामो निशान प्रशासन के रूप में भी ना बचे। अंग्रेजों के द्वारा भी इस क्रांति को दबाने के लिए बहुत प्रयास किए गए। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए। इसमें आप लोग याद रखेंगे, पहला पॉइंट, अंग्रेजों ने ये महसूस कर लिया था कि क्रांति की जो शुरुआत है वो सैनिकों ने की है और सैनिक बहुत ही नाखुश हैं। इसलिए उन्होंने शुरुआत में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो सिपाहियों की आसानी के लिए बनाए, उनकी सुख सुविधा के लिए बनाए, ताकि वो क्रांति में शामिल ना हो। पूरे उत्तर भारत में मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया और छोटे से छोटे अंग्रेज को भी, अंग्रेज अधिकारियों को भी ये अधिकार दे दिया गया कि वो भारत के लोगों पर, जिन पर यह शक है कि वो विद्रोह में शामिल हो रहे हैं, उन पर वो मुकदमा चला सकते हैं और एक ही सजा उनको दी जाती थी, वो थी सजाए मौत। जिसका मतलब सीधा सीधा ये था कि अंग्रेज किसी भी तरह से भारतीय लोगों को बख्शने के मूड में नहीं थे।
इसके अलावा उन्होंने ब्रिटेन से सेना मंगवा ली और उस सेना का प्रयोग भारतीयों को कुचलने के लिए किया, उन सैनिकों को, उन किसानों को कुचलने के लिए किया जिन्होंने क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। दिल्ली क्योंकि क्रांति का एक तरह से केंद्र बन गया था, इसलिए अंग्रेजों ने पूरी जान लगा दी। पश्चिम से भी दिल्ली की तरफ सेना भेज दी गई और पूर्व से भी दिल्ली की तरफ सेना भेज दी गई और क्रांतिकारी भी दिल्ली को बचाने के लिए वहां इकट्ठे हो गए और भयंकर मारकाट के बाद दोनों ही पक्षों को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। लेकिन अंग्रेजों ने आखिरकार सितंबर 1857 के आखिर में जाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उन्होंने बांटो और राज करो की नीति का भी पालन किया। बहुत सारे जमींदारों को और राजाओं को लालच दिया, उनको प्रलोभन दिया कि आप लोग हमारा साथ दें तो हम आपको इनाम देंगे और क्रांतिकारियों को दंड देंगे। बहुत सारे जमींदारों ने, कुछ राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और क्रांतिकारियों को धीरे धीरे अंग्रेज हराते चले गए और बहुत अधिक मात्रा में उनकी हत्या कर दी गई और जो पकड़े गए उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, तोप के मुंह के आगे लगा के उड़ा दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ इस तरह की नीतियां भी उन्होंने बदली। जैसे पहले वो जबरदस्ती किसी राजा का राज्य हड़प लेते थे कोई भी बहाना बनाकर, अब उन्होंने ये नीति अपनाई कि किसी भी भारतीय राजा के राज्य को नहीं हड़पेंगे और वो अपने तरीके से राज कर सकता है बशर्ते वो अंग्रेजों की नीतियों का पालन करे। अंग्रेजों को ये महसूस हो गया था कि अवध, बिहार, मध्य भारत, ये जो जगह है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, मेरठ के आसपास का क्षेत्र, यहाँ के बहुत सारे सैनिकों ने विद्रोह किया था, इसलिए उन्होंने यहाँ के क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी कर दी और सिखों को पंजाब से, गोरखाओं को हिमालय के क्षेत्रों से, पहाड़ी क्षेत्रों से और पठानों को उत्तर पश्चिमी प्रांत से भर्ती करने की शुरुआत की और सेना में भी उन्होंने भारतीय सिपाहियों के अनुपात को यूरोपीय सिपाहियों के अनुपात में कम कर दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि बड़ी क्रूरता का